विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन, यानी ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे, यानी प्रकाशिकी का। ओके, यानी देखिए प्रकाशिकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। यही टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। आप जिस भी मीडियम के हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करने क्या है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट्स बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाएंगे। ओके, डिस्कस मैं दोनों मीडियम में करूंगा। जो आप लोग देखेंगे तो देखिए, मैंने बोला कि प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो लाइट के बारे में करते हैं। ठीक है, लाइट से रिलेटेड बातें करेंगे, लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, यानी रेडिएशन एनर्जी है और क्या है, दैट अलाउज द, ठीक है, ह्यूमन आई टू सी और मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। यानी वो क्या करता है, लाइट जो है एक ऐसा रेडिएशन एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जी है जो हमारे आई के लिए, यानी ह्यूमन के आई के लिए वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को विजिबल बना देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को विजिबल बना देता है। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए हिंदी मीडियम वाले, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, जो मानव नेत्र के लिए वस्तु को दृश्य बना देता है। यानी वस्तु को क्या करता है, दृश्य बनाता है, विजिबल बनाता है। ठीक है, वही क्या है, लाइट है, उसी को लाइट बोलते हैं। यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। कैसा एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या करता है, विजिबल बनाता है, किसको, ऑब्जेक्ट को दृश्य बनाता है। ठीक है, इसके पीछे दो लॉजिक है। एक लॉजिक है, सपोज कीजिए, ठीक है, यहां पे कि एक यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए सपोज कीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तब ये विजिबल होगा। कब, जब इससे रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तब इससे रिफ्लेक्शन होगा, तब परावर्तन होगा, तब। एक रीजन। दूसरा रीजन होता है कि कोई बल्ब है, ये बल्ब है और ये खुद लाइट को इमिट कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है, तब ये विजिबल है, तब ये दृश्य है। यानी दोनों केस में यहां पे प्रकाश आती है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तब ये हमें दिखाई देती है। या नहीं तो यहां से लाइट का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तब हमें दिखाई देती है। यानी दो केस में हमें दिखाई देना, एक कंडीशन हो गया। तो अब देखिए यहां पे लाइट की बात मैंने किया, अब आते हैं लाइट जो है उसके पास दो नेचर है। लाइट के पास ड्यूल नेचर जिसको बोलते हैं, यानी लाइट के पास दो नेचर है जिसको लाइट का ड्यूल नेचर बोलते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है, दूसरा होता है वेव नेचर। यानी दो नेचर का हो गया, ड्यूल नेचर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, यानी कण प्रकृति की होती है और तरंग प्रकृति की होती है। अब आते हैं लाइट के यहाँ कुछ विशेष बातें हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। लाइट जो है, लाइट ऑलवेज मूव, या तो मूव्स या तो प्रोपेगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट की जो प्रोपेगेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है या गमन करता है। ठीक है, यानी जिसके अनुदिश जा रहा है लाइट, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है। ओके, प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव,
यानी बोल सकते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, या तो बोल सकते हो नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ क्या होता है, देखिए होता क्या है कि यदि इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है किसका, वेव का, तो उसके पार्टिकल का या तो वाइब्रेशन या तो ऑसिलेशन मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स नेचर की, ठीक है। यानी इस तरीके से देखो, ऐसे ऐसे वेव बन के ऐसे जाएगा, तो ये है ट्रांसवर्स नेचर, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अब देखिए, लाइट डज नॉट रिक्वायर ए फिजिकल मीडियम टू ट्रेवल, यानी लाइट के प्रोपेगेशन के लिए किसी फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट होता है, कौन, लाइट, ठीक है। यानी प्रकाश, देखिए प्रकाश के गमन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी प्रकाश के गमन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए आगे आता हूं लाइट के स्पीड के बारे में। लाइट की स्पीड जो होती है सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है। कितना होती है वैक्यूम में, देखिए लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और यही स्पीड कहाँ है, एयर यानी हवा में, ठीक है। और यही मैं वाटर की बात करूं, VW 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कहाँ, तो वाटर, वाटर यानी जल या पानी। मिस इसमें क्या होता है, लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, किसमें, तो ये है ग्लास, ठीक है, ग्लास में, ठीक है। तो ये लाइट की स्पीड हो गई सबसे ज्यादा वैक्यूम या तो एयर में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, देखिए अभी तो मैंने बोला ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। लाइट की सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, लाइट क्या है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। लेकिन अब जिस ब्रांच में पढ़ेंगे, जिस पार्ट में पढ़ेंगे उसको, वही क्या है, ऑप्टिक्स है। यानी देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ओके। यानी लाइट को जो स्टडी करेंगे, जिसमें डील करेंगे, जिसमें किसके, फिजिक्स के जिस पार्ट में, जिस ब्रांच में, उसी को यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, लाइट ऑप्टिक्स बोलेंगे, जिसमें लाइट के नेचर प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाएगा या डील किया जाएगा। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। जिसमें लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में और नेचर के बारे में स्टडी करेंगे वही क्या है, प्रकाशिकी है। ये जो लाइट जो है उसके पास ड्यूल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। तो ऑप्टिक्स को भी क्या किया गया, दो पार्ट में बना दिया गया, इसके डील करने के पार्ट को भी बना दिया गया दो पार्ट, एक में पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे और एक में पढ़ेंगे जो क्या है, वेव नेचर। देखिए तो एक आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या तो इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। देखिए होता क्या है एक्चुअली, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स वेयर लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय रेज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी रेज के हिसाब से जब लाइट को हम लोग स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या तो उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। यानी प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की व्याख्या, यानी प्रकाश का जो एक्सप्लेन करेंगे, लाइट को जो डील करेंगे, वो किस रूप में करेंगे, किरणें के रूप में करेंगे, रेज के रूप में करेंगे, रेज के रूप में।
किया जाता है उसे ज्यामितीय प्रकाश की कहते हैं। यानी सिंपल में समझ गए कि लाइट की जो रेज कंडीशन है, रे कंडीशन, उसके हिसाब से जब डील करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या तो रे ऑप्टिक्स। सेकेंड नंबर क्या है, वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। सेकेंड नंबर देखो, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स वेयर लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव, यानी वेव नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। यानी प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की व्याख्या तरंग के रूप में यानी वेव के फॉर्म में, ठीक है, वेव के फॉर्म में करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी। ओके, जिस मेथड में आप चाहते हैं उस मेथड को आप अपना नोट कॉपी बनाएं, ठीक है, अच्छे तरीके से, वो ज्यादा काम करेगा। अब आगे बढ़ता हूं, तो ये 12th के फिजिक्स में, ये पढ़ना कहाँ है, आपको 12th के फिजिक्स में पढ़नी है, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले दो पार्ट बताया मैंने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यानी 12th फिजिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सोच समझिए। देखिए, आता है सबसे पहले इसमें किरणें, रेज यानी रे, ठीक है। देखो, द पाथ एलोंग व्हिच लाइट एनर्जी, ठीक है, ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। क्योंकि मैंने पहले बता रखा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को पढ़ेंगे लेकिन रेज के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, रे के फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग पहले, ठीक है। देखिए, तो यहां पे तो हो गया, यानी वह पथ जिसके अनुदिश दिए गए दिशा में प्रकाश ऊर्जा संचरण करता है उसे किरणें कहते हैं। यानी लाइट इस पाथ पे जा रही है, सपोज कीजिए लाइट इस पाथ पे जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अनुदिश जा रही है, तो यही क्या है, रे। इसी को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है, इसी को रे बोलते हैं। अब देखिए, इसी में आता है रे, तो जिसमें आता है बीम ऑफ लाइट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। ये क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये कलेक्शन है, कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ग्रुप बना हुआ है, यानी प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी सपोज कीजिए, देखिए ये लाइट रेज का कलेक्शन है ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे, सब पैरेलल है, सब पैरेलल है, तो इसका नाम रखाया पैरेलल बीम, यानी इसको बोलते हैं यहां पे समांतर पुंज, या तो समांतर प्रकाश पुंज बोल सकते हो, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल सकते हो। एक देखो, अगला कलेक्शन इस तरह से ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, यानी एक पॉइंट से ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, सब क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अब देखिए, डाइवर्ज होती है, तो डाइवर्ज जब होता है, देखिए एक पॉइंट से, तो इसका नाम पड़ा डाइवर्जिंग बीम, यानी अपसारी पुंज। यानी एक पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, यानी फैल रहा है, इसका नाम है अपसारी। अपसारी मतलब होता है डाइवर्ज होना, यानी अपसरित होना, ठीक है, ऐसा एक। अब देखो, इस पॉइंट पे ऐसे लाइट रेज आकर क्या हो रही है, मिल रही है, कॉन्वर्ज हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, यहां पर आके मिल रही है, मिलना को बोलते हैं कॉन्वर्जिंग। ये क्या हो गया,
कॉन्वर्जिंग बीम, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी पुंज यानी एक बिंदु पर आकर मिलना, ठीक है, और एक बिंदु से फैलना डायवर्जिंग, एक बिंदु पर आके मिलना कॉन्वर्जिंग, और पैरेलल जाना यहाँ पे पैरेलल बीम। जैसा नेचर वैसा नेम रखा गया। ओके, तो ये तो हो गया रेज से रिलेटेड, लाइट की रेज की बात किया मैंने। ओके, नेक्स्ट अब देखो आता हूं ऑप्टिकल मीडियम के बारे में, यानी प्रकाशीय माध्यम, यानी जिसमें लाइट क्या होती है, ट्रेवल्ड करती है, वही क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। जिसमें लाइट की प्रोपेगेशन होती है वही क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। जिसमें से फर्स्ट है जो कि क्या है, देखिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। यानी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, यानी जिस मीडियम से लाइट जो है रेज तो लाइट एनर्जी कंप्लीटली क्रॉस कर जाती है, कंप्लीटली पास कर जाती है, कंप्लीटली गुजर जाती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं यहां पर, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बोलते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि हम लोग को चारों ओर से ढका हुआ है कौन, हवा, एयर, और हम लोग क्या करते हैं, हवा में रखी हुई ऑब्जेक्ट को, है ना, देख पा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट और मेरे बीच जो गैप है उसमें क्या है, हवा भरा हुआ है ना, फिर भी देख पा रहे हैं, यानी कंप्लीटली लाइट क्रॉस कर जा रही है, यानी पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा उसको क्या कर जाती है, पास कर जाती है। तो जब प्रकाश ऊर्जा उसको पास कर जाती है तो वही यहाँ पर क्या कहलाएगा, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट। जैसे प्योर वाटर ले सकते हो, ठीक है, एक गिलास में या तो एक टब में इसमें पानी भर दो, ठीक है, क्लियर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, शुद्ध पानी है, तो इसका पेंदिया जो है वो दिखाई देगा इधर से व्यू लेने पर, ठीक है, दिखाई देगा, यानी लाइट क्या कर गया, इससे पार कर रहा है लाइट एनर्जी, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। ग्लास ले लो तो ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट, यानी जिससे प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी पास कर जाए, वही क्या है, ट्रांसपेरेंट। अब देखो सेकेंड है जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। यहां पर क्या है, अल्प पारदर्शी माध्यम, या तो इसी को बोलते हैं पारभासी माध्यम। अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है, जैसे देखिए मैं बात करूं, इसमें डस्ट पार्टिकल मिला दो, यानी गंदा पानी हो गया, ठीक है, यानी ये गंदा पानी, ठीक है, तो जब इस गंदा पानी हो गया, डर्टी वाटर हो गया, खराब पानी हो गया, डस्ट पार्टिकल मिल गया, तो इसका जो ये बॉटम सरफेस है, जो पेंदी है जिसको बोलते हैं बॉटम सरफेस, ठीक है, लोअर सरफेस, वो अब क्लियर दिखाई नहीं देगा, यानी ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट अब नहीं रहा, ट्रांसलूसेंट बन गया, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे स्मोक कर दिया जाए, धुआं कर दिया जाए, ठीक है, यानी तो देखते हैं ड्यू, फॉग, ये सब गिरना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, विजिबली है ना, ऑब्जेक्ट नहीं होगी कंप्लीटली, ठीक है, वो क्या होगी, पार्शियली होगी, ठीक है, यानी उसे लाइट एनर्जी पार्शियली पास करता हो, तो वही यहाँ पर क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, यानी एक पेपर लीजिए, पेपर में तेल लगा दीजिए, तो अब देखिए उसको, ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, अल्प दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई देगा। कॉटन जो क्लॉथ है, कॉटन की जो कपड़ा है, उससे देखोगे एक तरफ से दूसरे तरफ तो पार्शियली दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। अब आता है यहां पर, ये है अपारदर्शी वस्तु, जिसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिससे लाइट पास ही नहीं करे, जैसे मान लो सपोज दैट ये कंक्रीट वॉल है, दीवार है ये, ठीक है, ईंट सीमेंट ये सबसे बना हुआ, अब इधर से लाइट भेज रहे हैं तो क्या इसको पास करेगा, नहीं पास करेगा, इधर से दिखाई नहीं देगा, इधर से व्यू लेने पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट पास हो नहीं पा रहा है। तो जब इससे पास नहीं कर पाया, यानी यहां पर
ये जो वाल है, ये जो दीवाल है, ये दीवाल कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना तो ट्रांसलूसेंट है, तो कैसा है? ये ओपेक है। ये क्या है? ओपेक। ओपेक का मतलब जिसको लाइट पार नहीं करे, जो क्या है? अपारदर्शी है। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट क्या है? अपारदर्शी है, यानी ओपेक है। और यही ओपेक के पास एक टॉपिक आता है जिसका नेम है क्या चीज? शैडो। जिसको क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। अब इस शैडो पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। शैडो क्या होता है? देखिए, यहां पे ये ग्राउंड है, सपोज कर लीजिए, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से लंबा ऑब्जेक्ट है, दे दिया गया। और इस ऑब्जेक्ट की कुछ अपना हाइट है, एच, यानी वस्तु की ऊंचाई, जिसको ऑब्जेक्ट की हाइट बोल रहे हैं। और यहां पर देखिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो। अब देखिए, सोर्स ऑफ लाइट से एक मिनट, लाइट जा रही है ऐसे, तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइट तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जस्ट उसके लोअर जो रेज होगा उसको ये रोक लेगा, पार होने नहीं देगा। तो जब पार होने नहीं देता है तो क्या होता है कि यहां पर ग्राउंड पे ये देखो एक डार्क फील्ड अपीयर होता है। ये डार्क फील्ड, ठीक है, अपीयर होता है। और यही डार्क फील्ड क्या है? शैडो है, जिसको छाया बोलते हैं। यही क्यों? क्योंकि इस लाइट को, माने लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाया, तो इसी के जैसा एक ब्लैक, ठीक है, क्षेत्र बनेगा। ब्लैक पूरी तरीके से, ठीक है, लेकिन एक डार्क जैसा फील्ड बनेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ है देखिए एल है। यहाँ पे एक एंगल बनाया जो कि क्या है? थीटा है। तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई, यानी ऑब्जेक्ट हाइट। और एल क्या है? तो यहां पर शैडो की लेंथ है, यानी एच क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और इसमें एल क्या है? इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ शैडो, यानी ये हो गया छाया की लंबाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ शैडो, यानी छाया की लंबाई। ओके। अब इस ट्रायंगल में मैं बात करूं, ये थीटा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो इसमें क्या लिखूंगा? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल, तो एल इज इक्वल टू एच बाई टेन थीटा। सो एल इज इक्वल टू एच, 1/10 को क्या लिखूंगा? कॉट थीटा। यानी शैडो की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू क्या हो गया? एच, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट इंटू कॉट थीटा। अब देखिए यहां पर ये जो शैडो की लेंथ है वो दो चीजों पे डिपेंड किया। देखो एल, एच पे और थीटा पे। देखिए जितना ये हाइट ज्यादा होगा उतना लेंथ बड़ा होगा शैडो का, एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि ये जो सोर्स है यदि यहां पे होता तो इस शैडो की लेंथ देखो यहां से ऐसे आता, इतना ही तक शैडो बन पाता, कम जाता कि नहीं? एंगल चेंज हो जाता, क्योंकि ये वाला एंगल फिर लिया जाता। तो एंगल चेंज होने से, यानी इस सोर्स ऑफ लाइट का जो पोजीशन है किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, या तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पर सोर्स के रेस्पेक्ट में चेंज होने से शैडो की लेंथ भी चेंज होती है। यानी दो बातों पे शैडो की लेंथ डिपेंड करता है।
एक पोजीशन क्या है, दूसरा उसकी हाइट क्या है। इन दो बातों पे डिपेंड करता है। किसका? शैडो। शैडो मीन्स डार्क फील्ड। डार्क फील्ड मतलब लाइट जब पास नहीं कर पाती है तो उसके सोर्स के दूसरे तरफ, जिधर लाइट का सोर्स है उसके दूसरे तरफ जो डार्क फील्ड बनता है वही शैडो है। अब देखिए, इस शैडो का दो रीजन है, नाम सुने होंगे। एक को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स और दूसरे को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। ठीक है, यानी एक को बोलते हैं सूर्य ग्रहण और एक को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब देखिए, एक को बोलते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहण, यानी ये है सोलर इक्लिप्स। ठीक, ये देखिए होता क्या है, ये सन है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट है। किसकी? मान लो अर्थ की, अर्थ की ऑर्बिट है। और अर्थ के चारों तरफ किसकी ऑर्बिट है? मून की ऑर्बिट है। ठीक है, तो देखिए यहां पे होता क्या है कि ये बिचवा में मून आ गया। ठीक है, तो जाने वाली लाइट, सन से जाने वाली लाइट को मून ने क्या किया? रोक दिया, पृथ्वी पर पहुंचने नहीं दिया। यानी मून का शैडो किस पर बनने लगा? क्योंकि जाने वाली लाइट को रोक लिया ही, तो मून का शैडो किस पर बनने लगा? अर्थ पर। यानी सूर्य ग्रहण का मेन रीजन क्या है? शैडो बनना। क्या बनना? शैडो बनना। किसका शैडो? तो मून का शैडो किस पर बनता है? अर्थ पे। मून का शैडो बनता है अर्थ पे। ठीक है, यानी मून का शैडो अर्थ पर। यही क्या है? सूर्य ग्रहण का रीजन है। और ये जब भी लगता है तो दिन में लगता है। कब लगता है ये? तो दिन में। ठीक है, ये दिन में लगता है और ये भी फिक्स है, अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, देख लो, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाएगी, लेकिन चंद्रमा बीच में रहेगी। मून क्या है? दोनों के बिटवीन में रहेगा। किसके किसके? सन और अर्थ के बिटवीन। तो यही है सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब देखिए दूसरा है जिसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स। देखो, और इसमें लूनर इक्लिप्स में ये देखो सन है, ऑर्बिट है चारों तरफ। किसका? तो अर्थ की, अर्थ के चारों तरफ मून की। तो अब देखिए यहां पे आ जाती है मून, एक लाइन में आएगी तीनों, एक लाइन में हो गया तीनों। अब देखो, इधर तो डे रहेगा, इस तरफ नाइट रहेगा। नाइट में जो लाइट सन से जाएगी मून के पास, वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आएगी। ठीक है, तो नाइट में भी लाइट पहुंचती है अर्थ के इस तरफ। क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन? लाइट का। किस से? मून से। कहाँ आएगा? अर्थ पे। लेकिन वही क्या होता है कि मून को ढक लिया गया इस तरफ, यानी यहाँ पे अर्थ का शैडो किस पर बनने लगा? मून पर, जिसके कारण रिफ्लेक्शन रुक गया, रिफ्लेक्ट होकर लाइट नहीं आने लगा। ठीक है, यानी इस चंद्र ग्रहण का मेन रीजन क्या है? ठीक है, अर्थ का शैडो। ठीक है, किस पर? अर्थ का शैडो मून पर। ठीक है, अर्थ का शैडो मून पर बनेगा। यह है चंद्र ग्रहण का रीजन। और जब भी लगेगा तो नाइट में। ठीक है, वो भी पूर्णिमा के लिए। तो ये हो गया मेन रीजन। क्या रहा? शैडो। मेन रीजन क्या रहा? शैडो। ठीक है, तो शैडो का मतलब ये होता है ब्लैक फील्ड बनना।
क्यों बनना? जब लाइट पास नहीं कर पाती है तब। क्यों नहीं पास करती है? क्योंकि ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी वस्तु है, इसलिए ऐसा होती है। ओके, आगे बढ़ता हूं। देखो अब आगे, अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। देखिए एक्चुअली होता क्या है, तीन प्रोसेस होती है। एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन, ठीक है, अवशोषण और अपवर्तन। तीन चीज होता है। देखो तीनों चीज का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। देखिए सपोज कर लीजिए यहां पर कि एक टब है, ओके, और इस टब में पानी रख दिया गया, पानी रख दिया गया, प्योर वाटर। अब देखिए सनलाइट यहां पे आ रही है, ठीक है। पहला तो रीजन है कि इसका नीचे का पार्ट दिखाई देगा, बॉटम सरफेस जो बर्तन लिए हैं, जो टब लिए हैं, वो मेन रीजन किसका है? तो रिफ्रैक्शन का है, क्योंकि लाइट इसमें पास की तब ना, ठीक है, यानी लाइट इधर से इधर गई और फिर वापस आई रिफ्लेक्ट होकर के, तब ऐसा हुआ। यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन, यानी अपवर्तन हुआ एक। दूसरा, कुछ देर तक जो है से रखे हुए रहे धूप में तो ये पानी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। यानी जो सन लाइट आ रहा है, यानी लाइट एनर्जी जो आ रहा है उसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया, तब ना हीट हुआ, तब उसका टेम्परेचर ने इंक्रीज किया। यह क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। और जब इसके सरफेस के सामने ले जाकर फेस अपना रखिएगा तो फेस आपका दिखाई देगा, ठीक है। जैसे दर्पण के सामने, मिरर के सामने रहते हैं तो क्या होता है? दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भी दिखाई देगा। यानी कितने प्रोसेस हुई यहां पे? तीन प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पे उसमें से एक प्रोसेस अभी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ओके, देखिए प्रकाश का परावर्तन है क्या? When a beam of light is incident on interface between two media, incident light is sent back into the first medium is called reflection of light. मीन्स यहां पे हुआ कि जब प्रकाश पुंज दो माध्यम के अंतः सतह पर, जो दोनों का जो कॉमन सतह है, पर आपतित होती है और आपतित प्रकाश प्रथम माध्यम में लौट आती है, यानी प्रथम माध्यम में उसको लौटा दिया जाता है। कहां से? इंटरफेस से, यानी इंटर सरफेस से, ठीक है, इंटरफेस से। तो इसी फेनोमेना को उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसी को प्रकाश का यहाँ पे परावर्तन बोलते हैं। देखिए सपोज कीजिए दो मीडियम का ये एक सरफेस है, ओके, और इसी पर क्या होती है? लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है। लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और इसी मीडियम में क्या कर दी जाती है? रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है। लौट गई इसी मीडियम में, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। रेज आई, इंटर सरफेस पे आई, ये अंतः सतह है, इधर फर्स्ट मीडियम, इधर सेकेंड मीडियम, ठीक है, इधर फर्स्ट और इधर सेकेंड, और ये इंटरफेस है, इंटर सरफेस है, दोनों का कॉमन सरफेस है। तो आने वाली रेज को लौटा दिया गया, ठीक है। तो आने वाली रेज को जब लौटा दिया गया तो यही यहाँ पर क्या है? यही रिफ्लेक्शन है। इसी फेनोमेना को यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ओके। बस फेनोमेना है एक प्रकार, आने वाली रेज लौट जाती है। अब देखिए ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो दो टाइप से होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टाइप यानी परावर्तन के प्रकार।
फर्स्ट है जिसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन क्या है, इसको जरा डिस्कस कर लूं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए सपोज कर लीजिए ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इस प्लेन सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, यानी पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है, और जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो पैरेलल ही चली जाती है, पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाती है। देखिए इस तरीके से, ऐसे पैरेलल आती है और पैरेलल चली जाती है, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन या तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक नंबर। अब आते हैं दो नंबर में, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। कोई नियम नहीं इसके लिए, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी इररेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि देखिए कोई रफ सरफेस है, रुखड़ा सरफेस है, प्लेन नहीं है, देखिए इस तरह से सरफेस है, इस सरफेस पर रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से पैरेलल आती है लेकिन पैरेलल जाती नहीं है, पैरेलल इंसिडेंट होती है लेकिन पैरेलल रिफ्लेक्शन होता नहीं है, ठीक है, पैरेलल आना बट पैरेलल नहीं जाना। ओके, तो यहां पर क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, बस इतना ही ध्यान देना है। आने वाली पैरेलल, जाने वाली पैरेलल, तो रेगुलर, आने वाली पैरेलल बट जाने वाली नॉट पैरेलल, ठीक है, समानांतर नहीं जाएगी, समानांतर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो है इररेगुलर यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब देखिए इसमें है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम। अब देखिए परावर्तन के नियम में आता हूं, इसमें दो नियम है, दो रूल है। क्या क्या रूल है सो समझ लीजिए। एक है जिसको बोलते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट ए पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन। यानी कहने का मतलब हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक बिंदु, एक ही समतल में, एक बिंदु पर एक ही समतल में स्थित होते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा चलिए, देखो ये क्या है, यहां पे प्लेन सरफेस है, इंटरफेस है, और यहां से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, तो आने वाली लाइट को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, ठीक है। जिस पॉइंट पे आती है उस पॉइंट को बोलते हैं यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए यही, और ऐसे चली जाएगी,
ये जो चली गई इसका नेम है रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण हो गया। और इस पे देखो यही है जिसका नेम है नॉर्मल, यानी अभिलंब। ठीक है, और यहां पर ये जो एंगल बना रहे हो, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बोला गया कि यहां पर आने वाली रेज और जाने वाली रेज, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या, तीनों और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर होते हैं और एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट लॉ तो यही है। सेकेंड लॉ देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम है। यानी ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया। दूसरा बात कि जितना ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। क्योंकि देखिए लाइट की जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो पार्टिकल नेचर के हिसाब से हो रही है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक प्रकार की आने वाली रेज टकरा के जा रही है, यानी कोलाइड करके जा रही है। यहाँ पे जो कॉलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, और जहाँ भी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी वही लागू होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, और ये जो थीटा है इसको बोला जाता है ग्लांस एंगल, इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल। ठीक है, ये देखो थीटा हो गया। तो ये हो गया दो लॉ। अब देखो आगे बढ़ता हूं, समझिए। देखिए यहां पे ये प्लेन सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट रे जा रही जो इंसिडेंट रे है, और इस पॉइंट से ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल इस पे दिया, ठीक है, जिस है ना परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसको नॉर्मल बोला गया। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, इस किधर जा रही थी, इस डायरेक्शन में, लेकिन आफ्टर जा रही थी ऐसे, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो इधर बेंट हो गई। ठीक है, जा रही थी इधर, रिफ्लेक्शन के बाद इधर बेंट हो गई, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल इसको बोलते हैं डेल, और यहाँ पे डेल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको बोलते हैं यहाँ पे विचलन कोण। इसको क्या बोलेंगे, तो विचलन कोण बोलेंगे। तो ये क्या होगा, सो देखिए सबसे पहले तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब देखिए तो यहां से ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। देखिए तो डेल, यहां पर डेल प्लस आर प्लस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई और आर आपस में बराबर है, तो डेल प्लस ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो
डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2i प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 2i आ जाएगा। और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, थीटा है। और इस थीटा को क्या बोलते हैं, ग्लांस एंगल बोलते हैं। कौन एंगल बोलते हैं, यहाँ पे ग्लांस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा ग्लांस एंगल। तो ये ग्लांस एंगल कितना होगा, सो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो होगा ऐसे 90 डिग्री होगा, यानी आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ग्लांस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई होगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस आई दे दिया जाएगा। अब देखो इस तरीके से तो दे दिया मैंने। ठीक है, अब डिस्कस करता हूं आगे। यहां पे एग्जांपल में सपोज कीजिए कि यह सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है नॉर्मली, तो ये क्या होगा, नॉर्मली ही चली जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए आने वाली लाइट ऐसे है और जाने वाली लाइट ऐसे है, तो ये क्या होगा, ऐसे है। तो इस आई एंगल को कम करेंगे तो आर भी कम होगा, आर भी, आई कम आर कम, आई कम आर कम, आई कम आर कम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों इधर से कमते जाएगा, तो ये आई जीरो तो आर भी जीरो, यानी जिस पाथ पे लाइट आएगी उसी पाथ पे लाइट रिटर्न हो जाएगी। इसलिए इस केस में क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और इस केस में पूछा जाए कि डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन बोलना है 180 डिग्री होगी। इस केस में डेविएशन कितना होगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री का होगा। ओके, तो डेविएशन हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पे तो ये डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, सवाल है यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है और उस मिरर माने प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर अलोंग ए वेक्टर, किसके अलोंग, इसके अलोंग, इस वेक्टर के अलोंग। द नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज अलोंग, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालनी है, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर बाई वेक्टर का मॉडुलस, यानी वेक्टर बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही होता है यूनिट वेक्टर, यानी इकाई सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यही बात करनी है। तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले मैं मिरर बना लूं। ये मैंने मिरर बना लिया। ठीक है, इस मिरर पे रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो यहां पे बात करनी है मुझे, बात क्या करनी है, सो देखिए इसमें नॉर्मल लगाइए, नॉर्मल दीजिए। नॉर्मल जो है अलोंग है ऐसे, कितना है, आई पॉइंट के तरफ, आई कैप प्लस जे कैप। तो ये तो सिंपल हो गया, इधर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, बचा कौन, माइनस के कैप। तो इधर लाइट आ रही तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट हो गया वो 2 हो गया, 2 कंबाइंड हो गया, आई कैप प्लस जे कैप। इधर वाला क्या, किसके हिसाब से ऐसा कर दिया मैंने, इस अलोंग बोला नॉर्मल, उसके हिसाब से, क्योंकि सवाल में दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप लीजिए नॉर्मल के अलोंग पॉइंट के तरफ। ठीक है, तो इधर कौन बचा, एक होगा इधर जो क्या होगा माइनस के कैप होगा। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, तो जब रिफ्लेक्शन होगा यार तो सिंपल लॉजिक है कि रिफ्लेक्शन किसका होगा, टक्कर किसके कारण होगा, इसके कारण, तो रिफ्लेक्शन भी किसके कारण होगा, उसके कारण।
यदि इधर कोई रेज को ले जाओ, सपोज दैट इधर कोई माइनस के कैप के तरफ ले जाओ किसी रेज को, तो क्या रिफ्लेक्शन होगी मिरर से? नहीं होगी। रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन कंपोनेंट जिम्मेवार है? आई कैप प्लस जे कैप जिम्मेवार है। इधर जाएगा तब न टकराएगा मिरर से, और इधर जाएगा तो मिरर से टकराने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिरर से टकराने वाला सोचिए, उधर टकराया लौटा तो ये लौटेगा कितना? माइनस आई कैप प्लस जे कैप के साथ लौटेगा, और इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर वही रह जाएगा माइनस के कैप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि इसके कारण रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और इसके कारण रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको जैसे है वैसा ही रहने देंगे। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन है? देखो यहाँ से माइनस आई कैप माइनस जे कैप दोनों मिल जाएगा, माइनस आ जाएगा दोनों के पास, और ये माइनस के कैप है, यानी इसको क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये क्या हो गया? रे हो गया। कौन रे हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इसका क्या चाहिए मुझे? यूनिट वेक्टर चाहिए। किस क्या चाहिए यहाँ पे? यूनिट वेक्टर चाहिए। ओके, तो यहां पर मैं यूज करूंगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी इकाई सदिश। किसका? आर वेक्टर का। क्यों? क्योंकि उसी के अलोंग बोला है, तो उसी के अलोंग तो उसी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए यूनिट वेक्टर आर कैप, तो वेक्टर आर बाई वेक्टर आर का मॉडुलस लगा दो। वेक्टर आर बाई वेक्टर आर का मैं मॉडुलस दे दूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हो गया ऐसा। इसका मोड लगाऊंगा तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1, तो कितना आ जाएगा? तो 1 1 1 रूट 3 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आर कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बाई क्या आएगा? रूट 3। यही तो यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, ये क्या आ गया? यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? तो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग। ओके, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। जब तक आप नोट्स बना के रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाएंगे, मिरर स्टार्ट करेंगे, और नोट्स बनाइए। जो हिंदी में चाहते हैं हिंदी मीडियम बनाइए, जो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में बनाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।